हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं ऑडियो विजुअल आर्ट्स, दृश्य श्रव्य सामग्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में कि क्या होता है कि चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट के टीचिंग की बात करें, किसी भी विषय के शिक्षण की बात करें, हमेशा एक अच्छे शिक्षण के लिए, एक बोधगम्य प्रभावशाली शिक्षण के लिए एक शिक्षक को इस दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना ही चाहिए अपने शिक्षण के दौरान। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ये पाई चार्ट लास्ट क्लास वाला ही है, ठीक है। इसी को ही आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अब यहाँ पे दृश्य सामग्री में हमने कुछ चीजों के बारे में, कुछ साधनों के बारे में जान लिया था और आगे का आज हम जानेंगे। हम शामपट, वास्तविक पदार्थ, चित्र, रेखा चित्र, स्लाइड प्रोजेक्टर, चार्ट, प्रतिमूर्ति, मॉडल, मानचित्र, इनके बारे में लास्ट क्लास में जान चुके हैं। पार्ट 1 में आप इनके बारे में पढ़ चुके हो। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? अगर आपसे मैं सीधे से पूछूं कि आप ग्लोब का प्रयोग दृश्य सामग्री के रूप में किस विषय के अध्ययन में कर सकते हो, तो आपका उत्तर आएगा कि ज्योग्राफी को पढ़ाने में। भूगोल शिक्षण में हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं, आप ये बोलोगे। देखिए स्टूडेंट, एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट को रखा जाता है 10th क्लास तक। 11th क्लास में आकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस ये सब अलग होते हैं। इससे पहले ये सभी एसएसटी में रहते हैं। हम जब आपके बीएड करने के बाद टीचर बनने की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि आप 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ठीक है, यही बात करते हैं ना। एक आपकी जो योग्यता है, यानी जो बीए बीएड, वैसे तो कुछ बच्चे एमए करके भी बीएड करते हैं, लेकिन हम बीए बीएड की अगर बात करें तो 6 to 8 क्लास की बात करते हैं। और 6 से लेकर 10th क्लास तक एसएसटी ही रहता है सब्जेक्ट, ना कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री अलग अलग पार्ट्स में नहीं होता, ठीक है। एसएसटी नाम दिया जाता है उसको, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये नाम मिलते हैं इस सब्जेक्ट को, जिनके अंतर्गत हम भूगोल और हिस्ट्री और पॉल साइंस इन सब की बात करते हैं। अब ये ग्लोब जो प्रयोग में दृश्य सामग्री के रूप में लिया जाएगा, तो ये एसएसटी पढ़ाने के लिए लिया जाएगा। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपने एसएसटी पढ़ानी है तो आप इस ग्लोब का, दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया कि अब टाइम है कॉरिलेशन का। एग्जाम्पल दिया था मैंने, हिंदी में लेसन चल रहा है रक्त और हमारा शरीर, हिंदी में लेसन चल रहा है रणथंभौर की यात्रा, अरावली की आत्मकथा, ये सारे लेसन मिल जाएंगे आपको वहां पे। ये एग्जाम्पल किस चीज के हैं? हिंदी में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये है कोरिलेशन का एग्जाम्पल। इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कह सकते कि इस सब्जेक्ट में ग्लोब का प्रयोग हो सकेगा या हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक क्या है। आप दृश्य सामग्री का या किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री में से जिसका भी चयन करोगे अपने शिक्षण में, उसके लिए ये जरूरी है ना कि हम टॉपिक की डिमांड को देखें कि टॉपिक की डिमांड क्या है, और उसके आधार पर ही हम निर्णय लें कि हमने किस सामग्री का अपने शिक्षण में प्रयोग करना है, जिससे कि हमारा पढ़ाया गया टॉपिक बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए, इसके बाद है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप सभी ने साइकोलॉजी पढ़ी है, मनोविज्ञान पढ़ा है, तो वहां पे टेस्ट होते हैं, सीएटी टेस्ट, टीएटी टेस्ट, सुने हैं ना आपने इनके नाम? तो टेस्ट ये जो अप्लाई किए जाते हैं किसी भी बालक पर, किसी भी मनुष्य पर, तो कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। वो कार्ड्स क्या शो करते हैं? उनपे कुछ चित्र बने होते हैं, इवन
हालांकि उसमें नहीं जाना है हमें। मैं बात कर रही हूँ आपसे फ्लैश कार्ड की। तो जिस तरह से TAT CAT के अंदर कार्ड्स होते हैं, उसी तरह से ये फ्लैश कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स वैसे ही होते हैं, ठीक है। अब इन कार्ड्स का हम दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हमारी बात करने का जो मेन मुद्दा है यहाँ पे कि हम बात करें कि फ्लैश कार्ड को हम यूज कैसे करें। तो फ्लैश कार्ड्स जो मैंने बताया कार्ड्स होते हैं, इससे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई घटनाक्रम के बारे में बच्चे को बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, या फिर आपने बच्चे को कोई कहानी बतानी है, ठीक है। तो वो कई स्टेप्स में बतानी है, तो इन कार्ड्स के द्वारा आप उन स्टेप्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्लैश कार्ड के द्वारा आप बच्चे को वो जो कहानी आपने बतानी है, जो घटना का वर्णन आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, वो आप अच्छे से करवा सकते हो, ठीक है। एक बार में सारा ना दिखा करके टुकड़ों में ज्ञान देने की बात होती है उनके द्वारा। जैसे पजल्स नहीं होते, कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे, और फिर उनको जोड़ करके एक बड़ी सी पिक्चर बन जाती है। इंटेलिजेंसी, मनोविज्ञान के अंतर्गत इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए भी ऐसे कुछ कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उन कार्ड्स को जोड़ करके एक पिक्चर बनती है। छोटे छोटे बच्चों की गेम्स भी आती है ऐसी, अगर आपने देखी होगी तो, ठीक है, पजल गेम्स जिनको बोलते हैं। तो वो उसी तरह से फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप जो भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, अगर उसके कुछ स्टेप हैं, यानी आप धीरे धीरे बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बच्चों को फ्लैश कार्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया, कोई कहानी आप बच्चे को बता सकते हैं, किसी घटनाक्रम के बारे में बताना है, किसी चीज के स्टेप्स को बताना है कि पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें, तो आप इस तरह से वहां पे फ्लैश कार्ड पर लिख करके या ड्रॉ करके बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उस घटना या कहानी से या जो भी टॉपिक है उससे रूबरू करा सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं फ्लैश कार्ड। आगे है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दोनों को इकट्ठा बताऊंगी। अब ये जो न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं, हमें ये पता ही है कि ये हमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी प्रदान करती है। हमारे क्षेत्रीय स्तर से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की सूचनाएं हमें प्रदान करने में ये सक्षम है। समाचार पत्र या पत्रिकाएं जिन्हें मैगजीन्स कहते हैं हम, तो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं अपनी टीचिंग में? तो समाचार पत्रों में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आती हैं जिनसे बच्चों को हम रूबरू करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, जो डेली रूटीन के अंदर जो भी करंट में देश के अंदर हो रहा है, हमारे क्षेत्रीय स्थान में हो रहा है या हमारे आसपास हो रहा है, उन सारी घटनाओं की जानकारी हमें इनके माध्यम से मिलती है। और बच्चे को, चूंकि हमने बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, हमने बच्चे को देश का एक भावी एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है अपने शिक्षण के द्वारा, कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और इसके साथ ही बच्चा वो सब सीखेगा जो कि एक जिम्मेदार नागरिक को, एक भावी जो देश का नागरिक है उसको पता होना चाहिए। हम उसको ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं, समाजोपयोगी नागरिक बनाना है उसको, जो समाज के लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए हम उसको क्या करें, उसको जो भी स्थिति है, चाहे क्षेत्र विशेष की चाहे देश विशेष की, उसके साथ जोड़ना जरूरी है। हम उसको जोड़ें, हम उसको बताएं कि उसके आसपास क्या हो रहा है, तो उसे हम इन समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से जो करंट स्टेटस है देश का, क्षेत्र का, आसपास का, वो सारा का सारा बता सकते हैं। और उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको जागरूक बना सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा जानेगा ही नहीं कि आसपास हो क्या रहा है, तो उसकी खुद की चेतना कैसे विकसित होगी, उसको कैसे पता चलेगा कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है कि जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह जिम्मेदार बने, तो ये जरूरी है कि आप जो घर की जो छोटी मोटी समस्याएं होती है ना, उसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि छोटी मोटी जो समस्याओं में बच्चों की भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास कोई भी नया आइडिया हो सकता है या फिर बच्चों का इससे मानसिक विकास होता है।
और वो भी आगे के लिए, भावी जीवन के लिए, क्योंकि समस्याएं तो सभी को ही आनी है, तो वो उनका मानसिक विकास उस स्तर का हो जाता है कि वो अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, घटनाक्रम का मतलब समझते हो ना, जो सेंसिबल है, जो शिक्षण के क्षेत्र में लाने वाली घटनाएं हैं, जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है, राजनीतिक जो घटनाएं हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक घटनाएं, उनके बारे में बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग हो सकता है, बहुत ही अच्छा शिक्षण के दौरान। उसके बाद है OHP, जिसके फुल फॉर्म है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, ओवर H से हेड, P से प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ये ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, तो ये एक यंत्र होता है जिस पर स्लाइड्स को दिखाया जाता है। स्लाइड होती है, OHP होती है, OHP के ऊपर जैसे मान लीजिए जो वो OHP है वो एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, 50 पैसे या 1 रुपए की आती है, बहुत सस्ती होती है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है। और जैसे मैंने आपको ये इसके बारे में बोर्ड पे बना करके बताया, तो मैं क्या करूँ, शीट को ले लूँ और उस शीट पे मैं ये वाला पाई चार्ट बना दूँ कलरफुल स्केचेस से, ठीक है, कलरफुल स्केचेस से अगर मैं ये वाला पाई चार्ट बना दूँ, फिर ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, जब उसके ऊपर मैं स्लाइड रखूंगी तो वो प्रोजेक्टर की लाइट से जो मैंने बनाया है शीट के ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट पे, वो आपको दिखाई देगा, जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, वैसे रिफ्लेक्शन, आपको पता है प्रोजेक्टर का कैसे काम होता है, वैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर की जो स्लाइड्स बनती हैं, उनके थ्रू भी हम बच्चे को बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ पे देखो स्लाइड प्रोजेक्टर आया, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली वाली क्लास देखी होगी, लास्ट क्लास के अंदर इसके बारे में मैंने बताया था, तो अब ये बताया तो पजल हो जाएंगे कि आखिर प्रोजेक्टर के थ्रू होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत पुराना तरीका है और ये नया तरीका है, ठीक है, अंतर दोनों में साथ साथ ही बता रही हूँ, ये पुराना तरीका है, ये नया तरीका है। ये स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है कि इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जाती है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, स्लाइड्स बनाई जाती है, एक एक करके बच्चे को दिखाई जाती है। इसमें यहाँ पे कंप्यूटर में स्लाइड्स बनती हैं, पावर पॉइंट कहाँ चलेगा, कंप्यूटर में चलेगा ना, तो कंप्यूटर में स्लाइड्स बना करके फिर एक एक करके बच्चे को दिखाई जाती है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OHP, इसमें क्या होगा, ये आप ये कह सकते हो कि एक उससे अलग चीज होगी। इसमें तो मैंने बताया ना, ट्रांसपेरेंट शीट होती है और ट्रांसपेरेंट शीट में काम किया जाता है और फिर वही काम आपको प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है, यानी दीवार पे रिफ्लेक्शन डाल करके वही चीज आपको दिखाई देती है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपने इनमें पजल नहीं होना है, ठीक है, ये चीज अलग है और ये अलग है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन किसी चीज की लगाना, मतलब या तो कक्षा में एग्जीबिशन लगाई जा सकती है जिसे हम कहते हैं कक्षा प्रदर्शनी, या फिर क्या हो सकती है, विद्यालय प्रदर्शनी भी हो सकती है, कक्षा प्रदर्शनी या फिर विद्यालय प्रदर्शनी, दोनों ही तरह से। अब इस प्रदर्शनी का, एग्जीबिशन का, विद्यालय प्रदर्शनी हो या फिर हो कक्षा क्लास एग्जीबिशन हो, इसका क्या प्रयोग किया जा सकता है दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज को समझ लीजिए, प्रदर्शनी यानी कि प्रदर्शन करना, किस चीज का प्रदर्शन किया जाएगा, तो किसी भी चीज का प्रदर्शन किया जा सकता है। मान लीजिए कि कुछ बुक्स का प्रदर्शन किया गया है या आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये सारी की सारी ही चीजें बच्चे को सिखाने के लिए यूजफुल हो सकती हैं, शिक्षण में प्रयोग ली जा सकती हैं। तो या तो कक्षा प्रदर्शनी, या तो विद्यालय प्रदर्शनी, या फिर बच्चों को विद्यालय से बाहर लेके जाना, संग्रहालय वगैरह में लेकर के जाना, प्रदर्शनी को दिखाना, कुछ लघु और कुटीर उद्योगों से संबंधित अगर प्रदर्शनी है तो उसको दिखाना, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है तो उसको दिखाना, या फिर जो होता है ना अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाना, ऐसी चीजें दिखाना, या फिर कुछ ऐसे उद्योगों से संबंधित बच्चों को ये दिखाना, एग्जीबिशन दिखाना, जिससे कि बच्चों को आगे उस बिजनेस के बारे में पता चल सके, ठीक है। इस प्रदर्शनी के साथ मेले भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शनी के अंतर्गत मेले भी आ सकते हैं, विभिन्न मेले लगते हैं, तो वहां पे भी
आप बच्चों को ले जा करके इस प्रदर्शनी को दृश्य प्रदर्शनी यानी दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग में ले सकते हो शिक्षण में। तो प्रदर्शनी के बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए आगे है फलालेख बोर्ड, यहाँ है बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री के अंदर। अब ये जो फलालेख बोर्ड है और जो ये बुलेटिन बोर्ड है इसके बारे में जान लीजिए स्टूडेंट। फलालेख एक कपड़ा होता है, ठीक है, लकड़ी का एक बोर्ड होगा, इसके ऊपर हम लगाएंगे फलालेख कपड़ा और उसके ऊपर क्या होगा, फलालेख का कपड़ा जो होता है ना बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। लकड़ी का आपने एक बॉक्स तैयार किया, ये मान लीजिए इतना बड़ा बॉक्स तैयार हो गया है, इतना बड़ा नहीं होता वैसे, मैंने वैसे ही बता दिया। ब्लैक बोर्ड है ये, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड नहीं, ये क्या है, चौक बोर्ड है। लास्ट क्लास में आपको पता चल गया ना, इसका नाम ब्लैक बोर्ड, इसको गलत कहा जाता है, ये चौक बोर्ड है। ये जो चौक बोर्ड है ये मान लीजिए लकड़ी का ये बक्सा है, तो इस पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऐसे सारा का सारा बेस बना दिया जाएगा फलालेख के कपड़े का। तो ये जो फलालेख का कपड़ा होगा वो हमने सारा का सारा पेस्ट कर दिया। अब उसके ऊपर हम क्या दिखा सकते हैं, उसके ऊपर हम जो भी अपना कोई चार्ट है, ये जो चार्ट बनाने का मैंने आपको बताया था ना चार्ट, तो इस चार्ट को हम अच्छे से क्लास में शो कर सकते हैं। जो भी आपकी सामग्री है, ऑडियो विजुअल चीजें हैं, आप उनको अच्छे से शो कर सकते हो। कोई चार्ट है तो आप उसके ऊपर चिपका करके बच्चे को अच्छे से दिखा सकते हो। अब ऐसे पकड़ करके चार्ट दिखाओगे तो सही नहीं लगेगा ना, या फिर वो क्या होता है, फोल्ड करके लेके आते हैं तो वो फोल्ड ही रह जाता है, तो आधा ऊपर से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, आधा नीचे से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं। अगर हम उस पे ये इसको फलालेख बोर्ड पे ऐसे पेस्ट कर देंगे तो वो एकदम सीधा सीधा रहेगा। फिर आप उसमें जो भी बच्चों को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब आप इसको कह सकते हो विज्ञप्ति पट। विज्ञप्ति पट, विज्ञप्ति पट मतलब किसी चीज का नोटिस, विज्ञप्ति होती है ना किसी चीज का नोटिफिकेशन, नोटिस। तो यहाँ पे आप जो भी बच्चों को सूचना देना चाहते हो, जो भी नोटिस देना चाहते हो, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेशन है, आप बच्चों को इस बोर्ड पे शो कर सकते हो, ठीक है। और इस पे जो भी चीजें हैं, जो भी आपको बतानी है, इस पे देखो आप बच्चों के टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उनकी बनाई हुई कृतियों को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे कॉलेज से रिलेटेड बच्चे हैं उन्हें पता ही है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बुलेटिन बोर्ड्स लगे हुए हैं कॉलेज में, और जिसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों के ग्रुप्स बना करके उन बच्चों को एक एक बोर्ड दे देते हैं और बच्चों ने वहाँ पे अपनी जो भी कृतियाँ होती हैं उनको शो करना होता है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों के द्वारा जो भी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएं वो अच्छे से शो हो सके। और इन बुलेटिन बोर्ड्स के अंदर जहाँ पे हम बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको शो कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि उसको भर के ठूसना चाहिए कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि प्रॉपर दूरी का प्रयोग करते हुए उनको अच्छे से शो करना चाहिए और टाइम टू टाइम या डेली उन्हें चेंज भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार में लगा दी फिर 2-3 महीने के लिए कभी चेंज ही नहीं हुई, नहीं, डेली अपडेशन चाहिए या फिर टाइम टू टाइम उन्हें चेंज भी किया जाना चाहिए। तो ये होते हैं बुलेटिन बोर्ड। तो ये हमने दृश्य सामग्री के बारे में पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंक्वाफोन, वॉकी टॉकी नाम आपने सबने सुन रखे होंगे सबके। तो रेडियो क्या काम आ सकता है, श्रव्य सामग्री जो है रेडियो वो किस तरह से शिक्षण में काम आ सकता है। तो रेडियो हम सभी जानते हैं, रेडियो से प्रसारण होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रेडियो के द्वारा जो भी विभिन्न विद्वानों के भाषण हैं या फिर हम कह सकते हैं कि किसी शिक्षा शास्त्री का कुछ भाषण आने वाला है या फिर आप उसको किसी राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, जैसे मन की बात, ठीक है। तो ऐसे आप बच्चों को रेडियो के माध्यम से उनका जो भी भाषण है या उनकी जो भी सूचना है उसको बच्चे को दे सकते हो। तो इस तरह से श्रव्य सामग्री के अंदर रेडियो का भी प्रयोग किया जाता है, या ये भी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है, शिक्षण में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड करना, आपको पता ही है टेप रिकॉर्डर क्या काम करता है, रिकॉर्डिंग का काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें
जो कि उस समय प्रसारित हो जिस समय कि स्कूल नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके अगले दिन बच्चों को सुना सकते हैं इस टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। मान लीजिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, किसी विद्वान का, किसी शिक्षा शास्त्री का कोई भाषण आने वाला है रात्रि के 9 बजे। अब रात्रि के 9 बजे विद्यालय नहीं लग रहा, सब अपने अपने घर पे हैं, तब आप क्या करेंगे, उसे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड करके अगले दिन बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है ग्रामोफोन। ये बहुत ही परंपरागत तरीका है। ग्रामोफोन आपने देखा होगा, जो ओल्ड पिक्चर्स हैं हमारी, जो भी पुरानी फिल्में हैं उसमें देखा वो टेप चलती है, डिस्क की तरह यूं घूम रही होती है, एक नीचे से फ्लैट सी प्लेट होती है जिसके ऊपर जो है वो सॉन्ग चल रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, वो होता है ग्रामोफोन। ठीक है, फिर उसमें क्या चलती है, कैसेट चलती है, रील चलती है। ठीक है, फिर ऐसे उसको ऊपर रख करके उसको चलाया जाता है, घूमती रहती है जब तक म्यूजिक चलता है। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लिंग्वा फोन, तो भाषा में लिंग्वा फोन भाषा प्रयोगशाला का ये मुख्य उपकरण है। ठीक है, लिंग्वा फोन में क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला में भाषा सिखाने के लिए, क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिंग्वा फोन है ये भाषा सिखाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लिंग्वा फोन के द्वारा हम बच्चे में भाषा कौशलों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है वॉकी टॉकी। ये वॉकी टॉकी क्या चीज है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चों का आपको पता है कि 2 फोन होते हैं उनके पास, तो एक जो भाई बहन होते हैं आपस में खेल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक जना दूसरे कमरे में चला जाता है और एक जना दूसरे कमरे में होता है, तो वो आपस में बात कर लेते हैं, उसको वॉकी टॉकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वॉकी टॉकी के द्वारा भी भाषा कौशल में बच्चे को दक्ष बनाया जा सकता है। ये होगी श्रव्य संवेदी। इसके बाद देखिए दूरदर्शन या टेलीविजन। रेडियो टेलीविजन के बारे में वैसे हमें पता ही है। अब टेलीविजन का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, तो टेलीविजन का भी प्रयोग किया जा सकता है जिस तरह से किसी विद्वान, किसी शिक्षा शास्त्री, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति या किसी भी आप जिसके बारे में बच्चों के भाषण को सुनाना चाहते हैं, जिस किसी के भी, तो जैसे रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं वैसे टेलीविजन का भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसमें तो फिर भी बच्चों का ध्यान भटक सकता है कि पूरी तरह से ना सुने। अब दृश्य श्रव्य सामग्री में बच्चे का जो मन का टिकाव होता है वो ज्यादा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीविजन का प्रयोग करके भी बच्चे को जो भी आपने भाषण या जो भी सूचना किसी के द्वारा दी जा रही है उसका लाइव अगर टेलीकास्ट हो रहा है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त पे, तो बच्चे को आप टेलीविजन के माध्यम से लाइव इंफॉर्मेशन, लाइव प्रसारण जो हो रहा होता है उसको दिखा सकते हो। फिर चलचित्र क्या होते हैं, चलचित्र होते हैं कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म अगर है, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तो आप बच्चे को वो भी दिखा सकते हो, उससे भी बच्चे को सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। उसके बाद देखिए क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर, अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने बोला था स्लाइड्स बनेंगी, तो स्लाइड किसमें बनती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसमें होती है, कंप्यूटर में होती है। ठीक है, तो टेलीविजन के जहाँ पे टेलीविजन के थ्रू से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा सकता है, चलचित्रों के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा सकती है, तो कंप्यूटर क्या रोल प्ले करेगा, तो कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो यहाँ पे अगर पीपीटी चलती है तो यहाँ पे केवल दृश्य सामग्री शो हो रही है बच्चे को, केवल और केवल बच्चा देख करके सीख रहा है, सुनाई कुछ नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे बच्चे को कंप्यूटर के माध्यम से जब आप पढ़ाते हैं किसी टॉपिक को, तो बच्चा यहाँ पे ऑडियो वीडियो दोनों चीजें, दोनों काम हो रहे हैं, बच्चा सुन भी रहा है कि किस तरह से ये चीजें काम कर रही हैं। तो कोई भी घटनाक्रम अगर उसे दिखाना चाहते हो, कोई भी जैसे मान लीजिए कि भूकंप किस तरह से आता है, भूकंप आता है तो जो हमारी पृथ्वी की परतें हैं या जो हमारी यहाँ पे धरती के नीचे क्या होता है, इन सब चीजों को से रिलेटेड वीडियोस आप उनको दिखा सकते हो। ठीक है, एक कहते हैं ना प्रैक्टिकली नॉलेज देना, हाँ प्रैक्टिकली नॉलेज दे सकते हो, वो सारी चीजें जिन्हें आप ले जा करके बच्चे को नहीं दिखा सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि या तो आप उनको यहाँ पे ले आए या फिर क्या करें कि बच्चे को वहां तक ले जाए, दोनों ही काम पॉसिबल नहीं है। तब उनके बारे में ज्ञान या उन टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज बच्चे को व्यवहारिक रूप से मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी इसी कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। अब यहाँ पे दृश्य और
वाली क्लास पार्ट 1 भी था, अगर किसी ने वो नहीं देखा है, जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ शामपट से लेकर के यहाँ तक मानचित्र तक उसने बताया था, तो आप वो वाला पार्ट 1 भी देख लो। और उम्मीद है कि यहाँ पे ये दृश्य श्रव्य सामग्री जो कि सभी सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, एक नया टॉपिक। सो गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।